दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल कुमार चौबे है और मैं आज आप लोग को सीपीसी के आर्डर 2 को बताऊंगा। आर्डर 2 में दिया है वाद की विरचना, फ्रेमिंग आप शूट कैसे करना है। सीपीसी के आर्डर 51 मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, एक एक करके आप लोग देखते रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी शख्स ने कहा कि मंजिल पर जब आप पहुंच जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंजिल तो मौत है, सफ़र का एंजॉय करो दोस्तों। मंजिल तो मौत है, सफ़र का एंजॉय करो दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, हम एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसए की तैयारी कर रहे हैं। कल हमारी अगर मंजिल मिलती है, आप लोगों की मंजिल मिल जाएगी, तो आप मंजिल पे जाएंगे तो वो आप वहाँ से फिर से एक आप नया गोल बना लेंगे। यानी आप पूरे ज़िंदगी में गोल बनाते रहेंगे, प्राप्त करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। गोल आपका स्टॉपेज है। गोल क्या है? स्टॉपेज है। तो रियल में अगर देखा जाए तो हर एक ज़िंदगी का मंजिल मौत ही होता है। बाकी आप लोग अपने सपना, अपना स्टॉपेज प्राप्त करने के लिए कोशिश में लग जाइए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आदेश 2, वाद की विरचना। 1 से 7 नियम है वाद की विरचना। आप केस लेके कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में पहुंचते हैं तो कोर्ट में वाद बनाया जाएगा ना, उसको लिखा जाएगा ना, तो उसके विरचना के फ्रेमिंग कैसे करना, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। वाद की विरचना के नियम 1 है कि वाद की विरचना। तो वाद की विरचना करते समय एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी वाद की विरचना जब आप करेंगे तो जो विवादग्रस्त बातें आप करेंगे ना, कि किस लिए आए, विवाद मैटर लेके जाएंगे ना, तो उस विवाद वाले मैटर को आप पूरा लिखवाएंगे। और उसको लिखने के बाद आप उसके आधार बताएंगे। आधार बताना जरूरी है भाई। अगर किसी का हाथ कटा है तो किससे कटा है, आधार होना चाहिए ना। आधार सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फ्रेमिंग करते समय आधार बता दिया कि ये रीजन है और उसका एविडेंस आपके पास है, तो न्यायालय को आपके पक्ष में फैसला सुनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो विवेचना के समय आपको विवादग्रस्त विषयों का आधार बताना जरूरी है। दूसरा है संपूर्ण दावा। एक चीज़ और जानिए, जब भी आप केस फाइल करने जाएं तो उस केस से रिलेटेड जितने भी दावा करना है आपको, वो संपूर्ण दावा करेंगे। संपूर्ण दावा में सब चीज़। और आप चाहेंगे तो उसके कुछ दावा को, जो दावे होंगे आपके, जो राइट्स होंगे, उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भाग का त्याग से दावा नहीं। यानी अगर आपने संपूर्ण दावा में से किसी दावा का, जो आपका दावा है, उसको आपने छोड़ दिया, तो जब आप छोड़ देंगे तो उसके लिए फिर से दोबारा आप वाद नहीं लाएंगे। हमारा सीपीसी आपको बॉन्ड करता है कि आप दोबारा वाद नहीं लाएंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने मकान किसी को किराया पर दे दिया, और आपने मकान किराए पर दे दिया, और 2015, 2016 और 2017 ये 3 साल का उससे आपको क्या लेना है? किराया लेना है, हायर लेना है, बकाया है। और वो व्यक्ति आपको दे नहीं रहा है। आपने मकान किराए पर दिया, वो व्यक्ति आपको 3 साल का बकाया किराया नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप कोर्ट में गए और केस फाइल किए। 15, 16, 17 3 साल का है और आपने केस फाइल किया 2017 का। यानी केस में बताया कि 2017 का हमारा किराया, जो हमारा किराएदार है, नहीं दे रहा है, तो 2017 का ही आपको रिलीफ मिलेगी। और रिलीफ मिलने के बाद आज 15-16 के लिए आप कभी भी केस फाइल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कई अनुतोषों का एक ही वार, कई अनुतोषों, अब मान लीजिए एक ही वार में कई अनुतोष हो और उसे पाने का आप अधिकारी रखते हैं और उसी अनुतोषों का त्याग कर दिए, किस अनुतोष नहीं, यानी कई अनुतोषों में से 1-2 का त्याग कर दिए, तो उसके लिए भी आप वाद नहीं लेंगे। तो नियम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब दावा कीजिए तो पूरा संपूर्ण दावा कीजिए, संपूर्ण रिलीफ लीजिए, छोड़िए मत कोई चीज़, हर एक चीज़ को लाइए उसमें। तीसरा, कई वाद हेतु का संयोजन एक ही वाद में होगा। ये बताइए, वादी प्रतिवादी के बीच में कई वाद चलते हैं और वाद हेतु का सब चीज़ से संयोजन हो रहा है, मैंने 2-4 केसेस चल रही हैं। वाद हेतु को से लगता है कि अनुतोष एक ही चीज़ का होना चाहिए, मिलेगा, और वाद हेतु ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा केसेस हो रही हैं, तो वाद हेतुओं का वादी प्रतिवादी के बीच में क्या किया जाएगा? संयोजन कर दिया जाएगा। यानी एक चीज़ मान के उस पर फैसला कोर्ट सुना सकती है। तीसरा, स्थावर संपत्ति का प्रतियुद्धकरण रिकवरी होता है। स्थावर संपत्ति को रिकवरी का प्राप्त करने का आपका अधिकार जो है, उसके बारे में करें। अब देखिए, रिकवरी में आप सिर्फ
अंतकालीन लाभ या भाटक से संबंधित अंतकालीन लाभ, भाटक, किराया जो बकाया होता है उसके लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा है संविदा से, मान लीजिए संविदा भंग हो गई, आपको नुकसानी हुआ, क्षति हुआ, तो नुकसानी क्षति के लिए भी आप केस फाइल कर सकते हैं। वाद हेतु का उसी दावा में एक चीज़ है, स्थावर संपत्ति का रिकवरी जब आप करेंगे उसी दावा में वाद हेतु होना चाहिए, किसी अन्य दावा से आप वाद हेतु का संयोजन नहीं कर सकते। यानी 3 में दिया है ना, कई वाद हेतु का संयोजन एक ही वाद में, तो यहाँ पे ये 3 काम नहीं करेगा। यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए आपको उसी वाद में आपको वाद हेतु क्या होता है? अरे भाई, वाद का कारण, वाद कहाँ से बना, उसी को वाद हेतु कहते हैं, वाद का कारण है। 5वां सबसे इम्पोर्टेंट है निष्पादक, प्रशासक या वारिस के विरुद्ध। आप सोचिए, आप किसी निष्पादक, प्रशासक, वारिस के विरुद्ध केस फाइल कर रहे हैं, तो आप उसके विरुद्ध केस फाइल कर रहे हैं या वह आपके प्रति केस फाइल कर रहा है, उसके व्यक्तिगत मामले को इसमें संयोजित नहीं किया जाएगा। अगर किसी निष्पादक, प्रशासक या वारिस का व्यक्तिगत मामला चल रहा है तो उस मामले को इस केस में संयोजित नहीं किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन कब संयोजित किया जा सकता है? मान लीजिए आपने निष्पादक, प्रशासक और वारिस के विरुद्ध केस फाइल कर दिया और वो भी आपके प्रति केस फाइल कर रहा है, और केस फाइल करते समय जवाब दे रहा है, जवाब देते समय वो बता रहा है कि जो मेरा व्यक्तिगत मैटर चल रहा है उस संपत्ति का संपदा से इस संपत्ति और संपदा का दोनों का रेलिवेंट फैक्ट है, तो न्यायालय चाहे तो आदेश कर सकती है, तब जाके आप दोनों के वाद हेतुओं पर एक साथ विचारण हो सकता है। तो ये सेक्शन रूल 5 इम्पोर्टेंट है। 6 है पृथक विचारण वाद हेतु का संयोजन। यानी पृथक, आप मान लीजिए न्यायालय क्या कि 3-4 केसेस के वाद हेतु संयोजन कर रही है, और वाद हेतु संयोजन से न्यायालय को लग रहा है कि भाई ये तो विचारण में विलम्ब होगा, विचारण में प्रॉब्लम आएगी, सही से विचारण नहीं हो पाएगा, सही से एविडेंस फाइल नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या कर देगी, तुरंत पृथक विचारण का आदेश दे देगी, कह देगी कि इतने वाद हेतु अलग विचारण होंगे, इतने वाद हेतु अलग विचारण होंगे। 7वां कुछ संयोजन, अगर मान लीजिए वाद हेतुओं का कुछ संयोजन होता है तो उस पर शीघ्र आप उसका अवरोध आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो वाद हेतु कई वाद हेतु एक साथ लाए गए हैं उसमें गलत फहमियाँ गलत तरीके से लाए गए हैं, तो आप तुरंत ऑब्जेक्शन करेंगे, और ऑब्जेक्शन का आधार होना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सिविल केस कीजिए तो जो विवादग्रस्त विषय होता है उसके लिए आपको आधार मजबूत लाना होगा, आधार होना चाहिए, साथ में एविडेंस होना चाहिए, तब जाके आप केस फाइल करेंगे और केस में पूरी तरीके से जीत सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से काफ़ी छोटा ये आर्डर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। दावा करते समय आप एक बात ध्यान रखिएगा, संपूर्ण रिलीफ मांगेंगे, संपूर्ण बातें बताएंगे, आधार मजबूत होना चाहिए, आपका एविडेंस मजबूत होना चाहिए, न्यायालय आपके पक्ष में क्या कर सकती है, फैसला दे सकती है। और वाद हेतुकों का कुछ संयोजन, ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों में बताया गया है। तो फ्रेमिंग ऑफ सूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से मैं ये बनाता हूँ, तो जो भी अगर कोई कमियाँ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।